हेलो स्टूडेंट्स, ये टेंथ क्लास का वीडियो है जो मॉडल सेट 1 का है, साइंस का। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले मैंने सारा वीडियो 16 तक के वीडियो डाल दिया है, तो आप 17 नंबर को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से समझिए। पहला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्या है। धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर। ऐसे भौतिक गुण के आधार पर अंतर आप लोग पढ़े भी होंगे, तो जिसमें कि विद्युत ऊष्मा का सुचालक है, ठोस है, चमक होती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, ये सब भौतिक गुण है। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक गुण। क्वेश्चन नंबर 17 में रासायनिक गुण पूछा गया है, रासायनिक गुण के आधार पर। तो समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि ये विद्युत धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक का मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। तो इसमें एग्जाम्पल दिए हैं Na+, प्लस का मतलब हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, और Ca++ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। ठीक है, दूसरा उसका पॉइंट है अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। दूसरा पॉइंट है धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, और अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड तो आप जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए धातु के जो ऑक्साइड यहाँ अम्लीय क्षारीय ऑक्साइड जो बना, ये कह रहा है कि अगर जल में घुल जाए तो वो क्षार बनाएगा, और अम्लीय ऑक्साइड है तो जल में घुल करके अम्ल बनाएगा। यहीं से आपका ये तीसरा टॉपिक इसी से मिलता जुलता है। चौथा देखिए, धातुएं जल से अभिक्रिया करके, कह रहे धातु जो होता है वो जल से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाएगा, या हाइड्रोक्साइड बनाता है, या हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। एग्जाम्पल दिए हैं, आयरन देखिए जल से अभिक्रिया किया है तो आयरन ऑक्साइड बना है और हाइड्रोजन गैस बना है। ठीक है, इसका पॉइंट अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, पांचवा पॉइंट है धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातुएं जो है अम्ल से अगर अभिक्रिया करती है, जैसे कि जिंक है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो जिंक क्लोराइड बना है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ऐसे गैस बनता है, तो इसमें आप एक सिंबल ऐसे इसका दे सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। देखिए ये जो है अम्ल से अभिक्रिया, अधातु जो है कार्बन जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से देखिए अभिक्रिया किया है। ठीक है, कार्बन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया किया और बनाया क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया और जल बनाया, हाइड्रोजन गैस कहीं नहीं बनाया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए अब 18 नंबर बायोलॉजी से है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में है पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला को उदाहरण दीजिए और इसमें विभिन्न पोषी स्तर को बताना है। तो इसका आंसर देखिए, किसी भी पारितंत्र, पारितंत्र मतलब हम लोग के आसपास जो भी है वो पारितंत्र कहलाता है। तो पारितंत्र की रचना जो होती है 2 घटकों से होती है, एक होती है जैविक, एक होती है अजैविक। जैविक यानी कि सजीव घटक। सजीव घटक की कितनी श्रेणियां होती है, 3। तो इसमें से तीनों श्रेणियों को ही हम पोषी स्तर कहते हैं। जो 3 श्रेणियां होती है इसी को हम लोग पोषी स्तर कहते हैं। इस पोषी स्तर में क्या है, पहला देखिए क्या है, उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा होता है अपघटक। ठीक है, तो इसमें अब कह रहा है, अगला क्वेश्चन है पोषी स्तर के बाद एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देना है। तो आहार श्रृंखला का एक उदाहरण हम दिए घास, कीट और मेढक। अब घास, कीट, मेढक में कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन और है, इसमें विभिन्न पोषी स्तर को बताना भी है। इसमें सभी जो घास, कीट, मेढक है, इसमें घास क्या है, कीट क्या है, मेढक क्या है, ये पोषी स्तर है। तो इसमें कौन कौन से पोषी स्तर है, तो वही लिखवाएं कि इस आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर निम्न है। पहला है उत्पादक। उत्पादक का काम कौन कर रहा है, घास। क्यों, क्योंकि ये किसी और पर निर्भर नहीं रहता, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो याद रखना है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे वो उत्पादक होंगे। तो वहाँ लिखेंगे घास उत्पादक है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, यह निर्माण खुद करता है। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो सीधे पौधों पर निर्भर हो, अपने भोजन के लिए सीधे तौर पर उत्पादक पर निर्भर होगा। जैसे देखिए कीट प्राथमिक या प्रथम उपभोक्ता है। क्यों, क्योंकि यह उन अपने भोजन के लिए सीधे अर्थात प्रत्यक्ष रूप से घास को खाता है, इसीलिए। द्वितीय उपभोक्ता क्या है, मेढक। मेढक वास्तव में भी कोई भी जीव है वो पेड़ पौधा पर ही निर्भर है, लेकिन मेढक डायरेक्ट पेड़ पौधा को न खा करके कीटों को खाता है। तो कीटों को खाता है चूंकि, इसलिए सेकेंड वाला हो गया, सेकेंड फेज में है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है प्रभावी लक्षण क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होता है। तो पहले प्रभावी लक्षण हम लोग देखते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि लक्षणों का जांच जो मेंडल थे वो किए थे, वो मटर के पौधा पे किए थे। तो यहाँ पे हम जीव लिखे हैं, ऐसे जीव मतलब लोगों में भी ये लागू होता है, जीवों में भी लागू होता है। तो हम यहाँ प्रभावी लक्षण में उसका आंसर दिए हैं।
दो जीवों से उत्पन्न नए जीव में, अगर दो जीव है, दोनों जीव में अगर आपस में संयोग होता है और उससे नए जीव जो बनते हैं, तो जनक जीव यानी जो छोटे जो संतति जीव है उनमें अगर जनक जीव के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो वो लक्षण कहलाते हैं प्रभावी, और जो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं अप्रभावी। अब मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि कोई लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी, उसको समझते हैं। देखिए, तो मेंडल के प्रयोग से यह पता चला कि यदि दो परस्पर विरोधी लक्षण वाले, विरोधी मतलब कि कोई लंबा पौधा लिया गया, एक बौना पौधा लिया गया, दोनों का लक्षण अलग अलग है, तो कह रहा है पौधों के बीच यदि कृत्रिम परागण, यानी कृत्रिम मतलब कि प्रयोगशाला में जब परागण कराया गया, तो कह रहा है प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। देखिए इसमें कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी में, यानी देखिए कि लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है, दोनों के बीच कृत्रिम परागण किया गया तो बना लंबा पौधा बना, लेकिन संकर क्यों? क्योंकि ये दोनों का गुण इसमें है, इसलिए संकर कहलाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। तो यहाँ देखिए हम लिखे लंबा पौधा, बौना तो नहीं लिखे, यानी एक ही लक्षण प्रकट हुआ, जबकि दूसरा लक्षण भी उन पौधों में सुरक्षित रहता है। जबकि देखिए दिख रहा है यहाँ पर टी, बौना पौधा का भी लक्षण इसमें दिख रहा है जो कि सुरक्षित है, लेकिन किस अवस्था में है? अप्रभावी अवस्था में, यानी उसका प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। ये कब, इस बात की पुष्टि कब होती है कि उसमें वो लक्षण है? वो तब होती है जब दूसरी पीढ़ी में, यानी सेकेंड फेज में जब उसका संयोग होगा और दूसरी पीढ़ी में जब लक्षण अपना प्रभाव दिखाते हैं, तब इस बात की पुष्टि होती है कि नहीं, वो लक्षण उसमें सुरक्षित था और अप्रभावी अवस्था में था। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं लंबा पौधा बौना पौधा मिलकर के एक लंबा पौधा बना, उसके अंदर बौने पौधे का गुण उसमें छुपा हुआ है। अब इस संकर जो दो पौधा है, यानी दोनों के संकरण से जो बना है परागण से, इन दोनों पौधा में फिर संयोग कराया गया, कृत्रिम परागण कराया गया इस जगह। इसमें दिखाना है यहाँ पर कि यहाँ परागण फिर हुआ है इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में फिर परागण हुआ तो क्या बना यहाँ 4 प्रकार का पौधा दिख रहा है। इसमें कह रहा है एक पौधा बना लंबा जो कि शुद्ध है, दूसरा क्या है? लंबा पौधा बना लेकिन संकर पौधा, यानी इसमें फिर छोटे पौधे का गुण है। और एक टीटी जो बना ये बौना पौधा बना कि जो शुद्ध, यानी कि पूरी तरह से बौना पौधा है, उसमें लंबे पौधे का गुण नहीं है। इसमें लंबा पौधा है तो लंबे पौधे का गुण है, बौने पौधे का गुण इसमें नहीं है। और इसमें देखिए फिर आ गया, इसमें फिर एक लक्षण बचा हुआ है, लंबा आया, बौना फिर छुपा हुआ है पौधा का। ठीक है, तो इस तरह से मेंडल के प्रयोग से ये स्पष्ट हुआ कि लक्षण क्या होता है? प्रभावी और अप्रभावी। फर्स्ट पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, लेकिन सेकेंड पीढ़ी में किसी न किसी में दिखाई देगा। ठीक है।